हेलो एंड वेलकम टू कर्म कर्तव्यम क्लासेस एंड ये सेशन में हम लोग एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आर्टिकल 12 के रिलेटेड है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एक तो हमको उस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से पता लगेगा और जो जिस तरीके से के सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में उसका भी आइडिया हमें आएगा। तो हम लोग आज 4 क्वेश्चंस देखेंगे आर्टिकल 12 के रिलेटेड। तो ये क्वेश्चंस करने के पहले प्लीज आप फंडामेंटल राइट्स पे जो मेरे वीडियोस है इस प्लेलिस्ट में उसे जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन ये हमें कहता है कि व्हाट डज आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरीली डिफाइन। मतलब ये पूछना चाहता है कि आर्टिकल 12 जो है वो एग्जैक्टली डिफाइन क्या करता है। तो ऑप्शन ए कहता है द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या आर्टिकल 12 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ कहता है? नहीं। सेकेंड, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के बारे में भी कोई जिक्र ऐसा आर्टिकल 12 में कहीं देखा नहीं जाता। सी, द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट एज यूज्ड इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये करेक्ट है। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट जो यूज किया है उसका डेफिनेशन क्या है, कौन से बॉडीज स्टेट करके कंसिडर किए जाएंगे, उसका जो है आर्टिकल 12 में उल्लेख है। राइट, सो दिस इज करेक्ट। डी ऑप्शन क्या है? द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम ए सुप्रीम कोर्ट जज। नो, it only states about the definition of the state. Now second question, what is second question? Why is the concept of state under article 12 significant in the Indian constitution? मतलब क्या है, ये आर्टिकल 12 में जिस स्टेट के बारे में डिफाइन किया गया है, स्टेट के बारे में जो बताया गया है, तो ये स्टेट जो है इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्या इंपॉर्टेंस है जो डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 में स्टेट की, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? ए ऑप्शन बोलता है, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है, ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट एस्टैब्लिशेस द हायरार्की ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। हायरार्की ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट में जो डिफरेंट बॉडीज है उसके पावर की हायरार्की का लिस्ट हमें देता है। क्या लिस्ट मतलब क्या हो गया? जैसे हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट पहले आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, ऐसे पावरफुल से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा कोई लिस्ट देता है आर्टिकल 12? या ऐसा कुछ एस्टैब्लिश करता है? नहीं करता। आर्टिकल 12 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे ए में सेंट्रल लेजिस्लेचर है, बी में स्टेट लेजिस्लेचर है, सी में अदर बॉडी लोकल बॉडीज है और डी में अदर अथॉरिटीज करके है। ये कोई हायरार्किकल लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ ये लिस्ट ये बताता है कि कौन से बॉडीज स्टेट के कंसिडरेशन में आएंगे, मतलब स्टेट करके कंसिडर किया जाएगा उनको। तो ये नहीं कहता वो, आर्टिकल 12 इसके बारे में बात नहीं करता, तो वो रॉन्ग है। इट डिलिनिएट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब क्या है, भारत देश में, इंडिया में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर कोई अदर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, ऐसा कुछ कहता है कि आर्टिकल 12 स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ कहता है? नहीं, ये भी रॉन्ग है। इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है उस स्टेट की डेफिनेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को कितने एक्सटेंट तक प्रोटेक्ट कर सकता है उसका आइडिया देता है आर्टिकल 12। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि स्टेट करके जो भी कंसिडर्ड बॉडीज है उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई हानि पहुंची तो, अगर वो पहुंचाना चाहते हैं तो। कौन से बॉडीज हमने देखा? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन काउंसिल, राज्यसभा, इसमें पार्लियामेंट आ जाती है, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर और काउंसिल आ जाता है, फिर लोकल बॉडीज आ जाते हैं, अदर अथॉरिटीज। सो ये सब जो है इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट में हम लोग केस फाइल कर सकते हैं अगर इन्होंने कोई फंडामेंटल राइट को अब्रिज करने की कोशिश की तो। राइट, सो ये एक्सटेंट के बारे में बताता है, तो ये करेक्ट है। इट डिफाइंस द एंटिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर।
इसके बारे में भी कोई कुछ कहता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर से उसका कोई संबंध नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के बॉडीज के बारे में कुछ ये डिस्कस नहीं करता। तो आंसर क्या हो गया? ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हमने देखा था क्लास में, डिफरेंट जजमेंट्स देखे थे। डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू क्या हुआ था? अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज जो टर्म था आर्टिकल 12 में, उसमें प्रॉब्लम्स थी। तो बहुत से केसेस हुए और जजमेंट्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए। कुछ जजमेंट्स में कुछ बॉडीज को स्टेट करके उनका कंसिडर किया गया, स्टेट करके, कुछ बॉडीज को नहीं किया गया। तो कौन से बॉडीज को कंसिडर किया गया था? हमने देखा था LIC, ONGC, जो भी बॉडीज गवर्नमेंट के शेयर्स हो या फिर गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट करके काम करते हो, तो इसको हमने क्या बोला था? डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी। व्हाट इज दैट? डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी। मतलब इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से अगर कोई भी बॉडी गवर्नमेंट के शेयर्स उसमें हो या फिर गवर्नमेंट का कोई काम करता हो या फिर कोई भी ऐसा काम जो पहले गवर्नमेंट किया करता था, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी और अब दूसरी बॉडी करती है, वो बॉडी भी स्टेट करके कंसिडर की जाएगी। तो 5 टेस्ट थे, उस टेस्ट में 5 सवाल पूछे, 5-6 सवाल पूछेंगे, उसका आंसर अगर यस यस आता है तो उस बॉडी को हम लोग स्टेट कहेंगे। उसके टेस्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बॉडीज को स्टेट या नॉट ए स्टेट करके उनको जज किया था। तो इसमें से, ये लिस्ट में से कौन से आते हैं स्टेट करके, ये सवाल है। तो कौन सा है? पहला, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। यस, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट आता है स्टेट के कंसिडरेशन में, स्टेट करके कंसिडर होता है, क्योंकि आर्टिकल में ही पॉइंट बी में स्टेट लेजिस्लेचर करके दिया हुआ है। द फॉलोइंग बॉडीज कम्स अंडर स्टेट, इसमें सेकेंड पॉइंट स्टेट लेजिस्लेचर का नाम है। स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट भी आता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट भी आता है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक जजमेंट के थ्रू उन्होंने कहा था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्टेट करके आता है, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज स्टेट। थर्ड, NCERT, नो, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टेट, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टेट। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, यस, ये लोकल अथॉरिटी है, तो ये कंसिडर की जाएगी, ये लोकल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। देयरफॉर आंसर इज 1, 2 and 4, आंसर इज बी। हम ये देखते हैं, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंडिया अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट्स विद एक्सेप्शन एंड नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स तो है अपने पास, लेकिन मैंने बताया था क्लास में, ये फंडामेंटल राइट्स कोई एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है। रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है। रीजनेबल मतलब क्या है? ये रिस्ट्रिक्शन होना ही चाहिए, आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शंस जरूरी है, ये रीजनेबल है, राइट? सो दिस इज द status of fundamental rights in India. In USA, it is absolute. Here in India, it is not absolute. In USA, it is absolute. Absolute है. No restrictions. There are no restrictions. Okay, there are no restrictions. So देखते हैं कि क्यों किया गया था, मतलब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्यों जरूरत है अपने कंट्रीज में, क्या सोच के हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाला है। तो ये रीजंस में कौन सा रीजन करेक्ट है, ये पूछा गया है। तो पहला रीजन क्या है? एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स कुड हैव एन absolute fundamental rights could have an adverse effect on the larger group. Is it? Yes, this is correct. Why it is correct? Because fundamental rights अगर absolute है, मैंने कहा था, आप अगर अपने फंडामेंटल राइट्स को एब्सोल्यूट मानते हो और आपने कोई एब्सोल्यूट मान के आपने कोई कदम उठाया, उस कदम की वजह से लार्जर पॉपुलेशन को कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो तो प्रॉब्लमेटिक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये पब्लिक ऑर्डर होता है, वो पब्लिक ऑर्डर एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। अगर हमने फंडामेंटल राइट्स को बहुत एब्सोल्यूट कर दिया तो फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से आपने क्या किया, आपने किसी कंट्री के बारे में जो कि नेबरिंग कंट्री है अपनी,
और या फिर फ्रेंडली कंट्री है, कोई भी कंट्री जो फ्रेंडली है, उस कंट्री के बारे में आपने वायरल वीडियो बनाया है और अनाप शनाप कुछ भी कह दिया उस कंट्रीज के बारे में, उसकी वजह से क्या होगा, रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इंडिया के उस कंट्री के साथ वो बिगड़ सकते हैं। क्या सकते हैं? बिगड़ सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे लॉस होगा और वो लॉस किसकी वजह से? आपके फंडामेंटल राइट की वजह से हुई और उसका लॉस किसे भुगतना पड़ा? पूरे पॉपुलेशन को। ट्रेड इफेक्ट होता है, इकोनॉमी इफेक्ट होती है, तो पूरे पॉपुलेशन को इफेक्ट सहना पड़ेगा। तो दैट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसलिए जरूरी थे। एक्सेप्शन प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू द माइनॉरिटीज। ये रॉन्ग है। एक्सेप्शन is has nothing to do with minorities. Minorities has different safeguards in the constitution itself. Different safeguards in the constitution itself. So इसमें फंडामेंटल राइट्स में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डालने का ये कोई रीजन नहीं रहा। एक्सेप्शंस आर देयर टू अकोमोडेट द ओपिनियन ऑफ पॉपुलर लीडर। सिर्फ पॉपुलर लीडर के ओपिनियन को अकोमोडेट करने के लिए हमने क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाले? नहीं, ऐसा भी नहीं। एक्सेप्शंस आर फ्रेम टू प्रोवाइड अ मशीनरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। नो, गवर्नमेंट का साथ देने के लिए, गवर्नमेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए ये सब कुछ किया नहीं गया है, तो ये रॉन्ग है, राइट? सो आंसर इज ए। So these are the questions that I have had to discuss. So I hope you are liking this. Please like and subscribe.